तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? भारतीय रेगिस्तान के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में हमने पहाड़ पढ़ लिया है, मैदान पढ़ लिया है, दक्कन का पठार पढ़ लिया है। तीन बड़ी चीज़ों या कह सकते हैं भारत की तीन ऐसे स्थलों के बारे में पढ़ लिया है जिसका विस्तार सर्वाधिक है। भारत का रेगिस्तान जो है ना, ये बहुत कम क्षेत्रों में फैला हुआ है। देखिए, बहुत साफ शब्दों में लिखा गया है कि अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर स्थित है। ठीक है, इसको अगर हम दूसरे स्लाइड पर देखें तो ये हम लोगों ने देखा था, जिसमें रायसीना की पहाड़ी पे मैंने बताया था कि राष्ट्रपति भवन स्थित है। ये अरावली है जो आप देख रहे होंगे, ब्लू वाला पार्ट, ग्रीन वाला पार्ट। और इसके बाद का जो एरिया है ये भी राजस्थान है, उसके पहले का भी क्षेत्र राजस्थान है, लेकिन उसके पहले का क्षेत्र पूरी तरीके से हरा भरा होता है और ये क्षेत्र जो है ये सूखा है। क्यों? इसका रीज़न है कि जब आप मानसून के बारे में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यहाँ अरावली से टकरा करके थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, जिसकी वजह से राजस्थान का पश्चिमी पार्ट जो है, अरावली के पश्चिम का जो किनारा है वो क्या है? सूखा है। यह रेत के टीलों से ढकी एक रेतीली योजना है। रेतीली योजना कहने का मतलब है कि पूरा ये रेत से ढका हुआ क्षेत्र है। जो रेगिस्तान है वो पूरा का पूरा किससे ढका क्षेत्र है? रेत से ढका हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर अगर हम वर्षा की बात करें कि पूरे वर्ष में बारिश कितनी होती है, तो 150 मिलीमीटर से नीचे बहुत कम बारिश होती है। ठीक है, यानी कि हम अगर ओवरऑल देखें तो बारिश इतनी कम होती है कि वहाँ का मृदा जो है वो पूरी तरीके से किस में बदल चुका है? रेत में बदल चुका है। अभी गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, जब लू चलना स्टार्ट होता है, गर्मी तेज़ बढ़ती है, तो आप देखते हैं कि जो मिट्टी होती है ना वो बालू के समान रिएक्ट करती है। मतलब वो कहने के लिए मृदा तो है, लेकिन आप उस पर जब चलोगे या आप उसे फील करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये बिल्कुल रेत की तरह है। तो सेम कंडीशन है, जब काफ़ी समय से बारिश नहीं हो पाता है, काफ़ी समय से यहाँ पर पानी नहीं मिला, तो वहाँ की मृदा जो है वो पूरी तरीके से रेत में परिवर्तित हो चुकी है और इसीलिए यहाँ पर कम वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, रेत है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ का जलवायु पूरी तरीके से शुष्क है, सूखा हुआ मानसून है, वहाँ का क्लाइमेट पूरी तरीके से सूखा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर क्या होता है? वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैक्टस हो गया, जिसे हम नागफनी कहते हैं, या बेर जो हम खाते हैं, या कह सकते हैं जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं वही यहाँ पर पाई जाती हैं। कटीली झाड़ियाँ से क्यों पाई जाती हैं? तो आपने सुना होगा कि जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन करती हैं। मतलब अपने पेड़ के अंदर से जो पानी है उसे बाहर निकालने का काम करती हैं। अगर एक नॉर्मल पत्ती की बात करें तो अगर ऐसी ही पत्तियां यहाँ रेगिस्तान में होती तो पानी तो वैसे ही कम मिल रहा था पेड़ पौधों को, और अगर ये वाष्पोत्सर्जन कर देंगी तब तो और भी पानी का क्या हो जाएगा? ह्रास हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ की पत्तियाँ क्या होती हैं? कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं ताकि वो वाष्पोत्सर्जन ना करे। ठीक है, मतलब पानी को बाहर ना निकाले। और यहाँ की जो पत्तियाँ होती हैं मैक्सिमम कंडीशन में आप देखोगे कि स्पंजी होती हैं। स्पंजी कहने का मतलब जैसे आप उसे तोड़ोगे ना तो उसके अंदर आपको मतलब चिपचिपा तरल पदार्थ मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो रेगिस्तान है वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कटीली झाड़ियों में क्यों परिवर्तित हो जाती हैं? ठीक है, तो उसका रीज़न यही है, प्राकृतिक से अनुकूलता बनाए रखने के लिए, ताकि उनमें वाष्पोत्सर्जन ना हो, इसीलिए वो कटीली झाड़ियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, आई थिंक इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ देख सकते हैं आप, अगर इसको ध्यान देना तो ये भी रेगिस्तान राजस्थान का ही हिस्सा है, ये वाला भी, ये भी राजस्थान का ही हिस्सा है, लेकिन ये हरा भरा है। ठीक है, बीच में यहाँ पर अरावली पड़ती है, बीच में यहाँ पर अरावली पड़ती है, और अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है ये पूरी तरीके से डेजर्ट है, पूरी तरीके से ये क्या है? रेगिस्तान है।
ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, एक बार यहाँ पे पूरे मैप पे समझेंगे आप। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हिमालय, तो ये पूरा हिमालय जो आप वाइट और ब्राउन कलर की चीज़ों को देख रहे हैं, इस तरीके से मैं हाइलाइटर का यूज करूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। लेज़र पेन, ये देखो आप, तो ये हिस्सा क्या है, ये पूरा हिमालय का हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा। हिमालय के बारे में हमने ये भी पढ़ा है कि ये यहाँ से मुड़ करके, और जो हम बंगाल की खाड़ी में ये जो द्वीप समूह देखते हैं वो भी हिमालय का ही हिस्सा है, लेकिन जल के नीचे रहने के कारण ये हमें शिखर इसके दिखाई पड़ते हैं जो द्वीप के तौर पे हम समझते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो ये गंगा यमुना का विशाल मैदान है, ये गंगा यमुना का विशाल मैदान है। उसके नीचे हमने देखा था कि ये जो पीला वाला चित्र दिखाई पड़ रहा है हमें, ये पठार है। ठीक है, सिंपल सी चीज़, मैं अगर आपको मैप देखना सिखाऊं तो ये जानो कि जितने ब्राउन कलर के दिखाई पड़ रहे हैं वो हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, कि मतलब हाइट उनकी ज़्यादा है, और इसमें कुछ आपको वाइट कलर के दिखाई पड़ रहे हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ब्राउन के कंपेरिजन में इनका और भी ज़्यादा हाइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी होगी। येलो वाले में थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है लेकिन इनके कंपेरिजन में कम है। ठीक है, और ग्रीन वाला हिस्सा क्या है, ये समतल भूभाग है। ठीक है, तो डेक्कन ट्रैप को अगर हम देखें तो ये हमें समझ में आ रहा है येलो और कुछ ब्राउन आपको देखने को मिलेगा, जिससे समझ में आता है कि ये हिमालय से ऊंचा तो कम है लेकिन ये ऊंचा है, इतना समझ में आता है कि मतलब समतल मैदानों के कंपेरिजन में ये पूरा क्षेत्र ऊंचा है, इसीलिए इसी को तो हम पठार कहते हैं। और पठार की परिभाषा क्या होती है, हमें नॉर्मली पता है कि वो सामान्य भूभाग से क्या हो, ऊंचा उठा हो लेकिन ऊपर क्या हो, समतल हो, तो ये पठार बन जाता है। ये क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। लेकिन कोई अगर क्षेत्र आसपास के एरिया से ऊंचा उठा हो और ऊपर जाकर के शंकु बना लेता है तो ये क्या कहलाता है, पहाड़ कहलाता है। ठीक है, तो ये पहाड़ की होता है, ये पठार होता है, तो पठार ये दक्कन का पठार हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अरावली लिखा है, तो अरावली के बाद का ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, अरावली के बाद का ये क्षेत्र हो जाएगा आपका रेगिस्तान। ठीक है, राजस्थान का रेगिस्तान, और इसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, थार का मरुस्थल कहते हैं। चलिए, और अब आगे देखेंगे तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया, प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, डिज़र्ट के बारे में पढ़ लिया, प्लेटू रीजन के बारे में पढ़ लिया। तो अब हमें पढ़ना है कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड, यानी कि हमें पढ़ना है ये तटीय क्षेत्र के बारे में और फिर इन जो कह सकते हैं द्वीप समूह है इनके बारे में। ठीक है, तो आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पर हम देखेंगे तटीय मैदान के बारे में। तटीय मैदान तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑरेंज वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ये पूरी तरीके से पठार है, और पठार के बगल में ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, हरा वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं साइड साइड में, जिसे मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये हमारा तटीय भाग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भारत को हम भौगोलिक स्थिति के आधार पे बांटते हैं तो जो हिस्सा समुद्रों को छूता है, ठीक है, भारत का जो हिस्सा समुद्रों को छूता है उसे हम तटीय मैदान में रखते हैं। किस में रखते हैं, तटीय मैदान में रखते हैं। तो तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है, जिसे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान कहेंगे। कैसे, जब आप ऐसे देखोगे भारत को तो ये वाला हिस्सा क्या है, ये पूर्वी तटीय मैदान है और इधर का हिस्सा पश्चिमी तटीय मैदान आएगा। ठीक है, ध्यान से एक एक लाइन को पढ़ेंगे। लिखा गया है पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित भूमि का एक विस्तृत खंड। देखिए क्या होता है, ये हो गया पूरा का पूरा दक्षिण का भाग, ये हो गया बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एरिया बिल्कुल एकदम किनारे है वो हो गया तट, और तट से और ऊपर चलेंगे तो ये हो गया तटीय मैदान।
तो जो पूर्वी तटीय मैदान है ये बंगाल की खाड़ी और जो हम कह सकते हैं पूर्वी घाट है उसके बीच एक स्थित भूखंड है। ठीक है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग कहा जाएगा, ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी भाग, उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट कहा जाएगा। दक्षिण में क्या कहा जाएगा? कोरोमंडल तट कहा जाएगा। मैप इसका यहाँ पर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये उत्तरी सरकार है। ठीक है, उत्तरी सरकार मैदान के नाम से जानते हैं। और इसे दक्षिण वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। जितनी चीज़ें बताई जा रही हैं, मैप जितना ज़्यादा यूज करेंगे आप उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। मैप बनाने का तरीका इस तरीके से बना लीजिए। यहाँ लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी, और फिर इस तरीके से यहाँ पर लिख लीजिए इतना दूर करके उत्तरी सरकार, इतना दूर करके लिख लीजिए कोरोमंडल तट, और फिर ओवरऑल करके लिख लीजिए इस तरीके से पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है। तो मैप इस तरीके से करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। तो इतना समझ में आया कि उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार, और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। फिर आगे लिखा गया है पूर्वी तटीय मैदान बहुत व्यापक है, कई पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। मतलब जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो अगर हम देखें पूरब का ये जो घाट है, यहाँ पर बह कर के आने वाली कई नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इन नदियों के मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा है, यानी कि जब ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, डेल्टा का निर्माण करेंगी, और यहाँ पर हमें कैसा मैदान मिलेगा? तो ये एक तरीके के उपजाऊ मैदान होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि नदियाँ जो है वो अपने साथ मृदा बहा करके ले आती हैं, और वो मृदा जो होती है वो कैसे मृदा होती है? उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। तो अगर हम देखें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के गिरने से अगर यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो गंगा नदी इधर से आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है। दोनों नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और इनके गिरने से इनके मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मुहाने पर बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक है। चिल्का झील पूर्वी तट के साथ एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चिल्का झील के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसे मैं एक ब्लैंक स्लाइड पे समझाऊं इस तरीके से। वेट कर लीजिए। देखिए, मानिए ये हमारा दक्षिण का भारत है। ठीक है। दक्षिण के भारत में ये वाला हिस्सा जो होता है एकदम जो पतला सा, आप कह सकते हो ये हिस्सा आपको दिखाई पड़ेगा, ये बिल्कुल तट है। ठीक है, ये तट है। तट कहने का मतलब ये क्षेत्र पूरी तरीके से दलदल होता है, यहाँ पे मैदान नहीं बन सकता है। ठीक है। लेकिन इसके आगे का ये जो हिस्सा होता है ये मैदान है यहाँ पर। ठीक। तो इधर का जो हिस्सा है इसे हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को हम कहते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार मतलब सिंपल जानो कि उत्तर के ओर का जो हिस्सा पड़ेगा पूर्वी तटीय मैदान में उसे उत्तरी सरकार कहते हैं, और नीचे का जो हिस्सा पड़ता है इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है। अब यहीं पर अगर हम देखें तो, और अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बंगाल पड़ेगा, और हमें पता है कि फिर यहाँ पर क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर के गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, जिससे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। किसका होता है? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। इतनी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। अब आगे मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी हमने बात किया है चिल्का झील के बारे में। तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आप देखोगे ना, क्या है कि एरिया इस तरह से कटा फटा है, मतलब जो
कह सकते हैं किनारा है वो ऐसा नहीं है कि एकदम प्लेन है, कटा फटा है। तो समुद्रों का पानी इसके अंदर घुसता है, इस कटे फटे क्षेत्र के अंदर घुसता है और एक खारे झील का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? खारे झील का निर्माण करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम चिल्का झील चिल्का झील के नाम से जानते हैं। चिल्का झील के नाम से जानते हैं। ये खारा झील है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तो शायद सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। चलिए आगे आते हैं और आगे इसके बाद हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, तो इनके बारे में देखते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ऐसे बनाएंगे, यहाँ अरब सागर हो जाएगा, ये तट हो जाएगा और इन्हीं के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? पश्चिम तटीय मैदान मिल जाएगा। ठीक है, यह एक संकरा मैदान है। याद रखिएगा, ये जो हमारा पूर्वी तट है उसके कंपैरिजन में जो पश्चिमी तट है इसकी चौड़ाई कम है। ठीक है, मतलब जो हमारा पश्चिमी तट है वहाँ पे जो समतल मैदान है उसकी चौड़ाई कम है और पूरब में समतल मैदान की चौड़ाई क्या है? ज़्यादा है। फिर लिखा गया है यह एक संकरा मैदान है, इसमें नीचे बताए अनुसार 3 खंड है। 3 खंड, जैसे हमने पढ़ा कि हम पूर्वी तटीय मैदान को 2 भाग में बांटते हैं। पहले उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी मैदान के नाम से उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं और दक्षिण वाले हिस्से को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तरी भाग को कोंकण, उत्तरी भाग को क्या कहेंगे? पहले कहेंगे कोंकण, कोंकण। मध्य भाग को कन्नड़ मैदान, मध्य भाग को क्या कहेंगे? कन्नड़ मैदान कहेंगे। और दक्षिण खंड को मालाबार तट कहते हैं। दक्षिण को क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से घुमाता है। उत्तरी सरकार कहाँ स्थित है? पूर्वी तट में, पश्चिमी तट में। कन्नड़ मैदान कहाँ स्थित है? पूर्वी तट में, पश्चिमी तट में। तो ये चीज़ें आपके माइंड में एकदम सेट होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखिए, अच्छा अभी मैंने आपको बताया ऊपर वाले हिस्से को कोंकण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण कहा जाता है। और इसे काठियावाड़, देखिए अगर आप यहाँ पर, तो इसके ऊपर आपको काठियावाड़ तटीय मैदान मिलेगा, क्योंकि गुजरात का जो हिस्सा है ना, गुजरात का जो हिस्सा है ये भी अगर आप देखें तो एक तरीके से तटीय क्षेत्र में आता है। तो कोंकण तट के ऊपर, ठीक है, कोंकण तट के ऊपर काठियावाड़ तटीय मैदान पड़ता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे कोंकण और मालाबार के बीच में जो स्थित है उसे हम कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं। कन्नड़ तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। और सबसे दक्षिण का जो हिस्सा होता है पश्चिमी तटीय मैदान का, उसे हम मालाबार तटीय मैदान कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे एक ब्लैंक स्लाइड पे समझना चाहो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं इस तरह से बना दे रही हूँ। पहले क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार, ठीक है, इसके नीचे क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? मालाबार तट, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? कन्नड़, फिर कोंकण, और इसके ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हम काठियावाड़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो हमारा पश्चिमी घाट है और जो हमारा पूर्वी घाट है उसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये आपका हो गया
पश्चिमी तटीय मैदान, और ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, एग्जाम में अगर बहुत घुमाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। और यहाँ पर आपका हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर हो गया अरब सागर। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए, तो तट कंप्लीट हो गया। दो चीज़ हमने पढ़ लिया, एक तो थार का जो मरुस्थल है वो पढ़ लिया, दूसरा हमने तट पढ़ लिया या तटीय मैदान। ठीक है, तो अब बचा क्या है? माउंटेन हो गया, प्लेन्स हो गया, डेजर्ट हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू रीजन हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, आइलैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक, तो ऐसे देख लेते हैं द्वीप समूहों को। अच्छा, बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। द्वीप क्या होता है? भूमि का वो छोटा सा टुकड़ा जो पानी से चारों तरफ से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, जो भूमि का हिस्सा तीन तरफ से पानी से घिरा हो, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसीलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय मैदान। क्यों? क्योंकि तीन तरफ से उसका हिस्सा क्या है? पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो द्वीप छोटा सा हिस्सा है और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। प्रायद्वीप थोड़ा बड़ा हिस्सा है भूमि का और तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब अगर हम देखें तो भारत के पास दो द्वीप समूह हैं। ठीक है, कैसे? अभी इसको समझते हैं। तो पहला लिखा क्या है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह यानी कि ये हो गया हमारा पहला द्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट पर स्थित कोरल द्वीप है। कोरल द्वीप क्यों लिखा गया है? तो कोरल द्वीप का मतलब हो गया कि यहाँ पर, अच्छा, कोरल को हिंदी में मूंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगा कहते हैं। और मूंगा क्या होता है? ये पत्थर नहीं होता है, ये जीवों के खोल होते हैं। जीवों के खोल कहने का मतलब, जैसे आपने देखा है कि जो कछुआ होता है उसके बाहर एक खोल होता है। कछुआ मर जाएगा लेकिन वो खोल रह जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो अरब सागर है वहाँ पर ये मूंगा नाम के जीव होते हैं। वो एक दूसरे के ऊपर लेयर बना के रहते हैं, मर जाते हैं तो उनकी हड्डियाँ वो बनी रहती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अरब सागर में जो हमें ये लक्षद्वीप समूह देखने को मिलता है, ये मिट्टी नहीं है, ये क्या है? ये एक तरीके से हम कह सकते हैं मूंगा या प्रवाल द्वीप समूह है। क्या है ये? प्रवाल से बना है। ठीक है, प्रवाल से बना है, छोटे कोरल द्वीपों से बना है, जिन्हें पहले अलग अलग नाम से जानते थे। लक्काडीव, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ को याद रखेंगे। पूछा जा सकता है कि लक्काडीव किस द्वीप समूह का पहले का नाम है, तो याद रखेंगे किसका है? लक्षद्वीप समूह का है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह कैसा द्वीप समूह है? ये एक कोरल या प्रवाल द्वीप समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, जब द्वीप समूह की बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके छोटे छोटे द्वीप होंगे और उन द्वीपों को ओवरऑल मिला करके इनको लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें टोटल 36 है। कितने हैं? 36 द्वीप है, जिनको मिला करके इसको लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर है? अरब सागर में स्थित है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ये भारत का हिस्सा है, यहाँ भारत को देख सकते हैं। बड़े मैप पर कुछ इस तरीके से वो दिखता है हमें, और यहाँ पर आपको साइड में, ठीक है, इस तरह से साइड में आपको आप देख सकते हो कि यहाँ पर कवरत्ती है, फिर यहाँ पे मिनिकॉय लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है? ये छोटा छोटा पूरा हिस्सा ये प्रवाल द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमने भारत के दो द्वीप समूह में से एक को पढ़ लिया। अगला कौन सा है? तो अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है,
ये वैसे अगर हम देखें तो 2 द्वीप समूह है, लेकिन इसको ओवरऑल हम एक ही पढ़ते हैं। तो भारत के पास 2 द्वीप समूह है, एक अरब सागर में है जिसमें लक्षद्वीप समूह, और दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूरब में इसकी स्थिति है। यानी कि जब भारत को आप देखेंगे तो ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा हो गया, तो दक्षिण पूरब यानी कि ये वाली स्थिति बनती है जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, द्वीप के पूरे समूह को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। पहले को कहते हैं उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये इसलिए याद करना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्तर में क्या है? उत्तर में अंडमान है और नीचे का हिस्सा क्या है? निकोबार है। क्वेश्चन ये बनता है, आपने पढ़ा है कि भारत का जो विस्तार है वो 6 डिग्री से हम मानते हैं, अगर हम द्वीप समूह को जोड़ते हैं तब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि जो 6 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो भारत के गुजरती है अंडमान से, निकोबार से, लक्षद्वीप से। तो याद रखेंगे कहाँ से गुजरती है? निकोबार से गुजरती है। ठीक है, ये द्वीप भूमध्य रेखा के करीब स्थित है और भूमध्य रेखी जलवायु का अनुभव करते हैं और इनमें क्या है? घने जंगल है। भाई 6 डिग्री आ गया तो हम नीचे आएंगे 5, 4, 3, 2, 1 और फिर 0, यानी कि बिल्कुल भूमध्य रेखा के करीब में स्थित है। तो यहाँ की जलवायु कैसा होगा? भूमध्य रेखीय जलवायु होगा। यहाँ पर जंगल कैसे होंगे? घने जंगल। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई होगा, वर्षा भी अधिक होगी, इसीलिए यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। कैसे जंगल पाए जाते हैं? घने जंगल पाए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे आपको ये निकोबार द्वीप समूह है और ये अंडमान द्वीप समूह, इसीलिए दोनों अच्छा इन दोनों को 2 नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, थोड़ी दूरी हो गई है। ठीक है, तो ओवरऑल मिलाते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं, इसे थोड़ा सा देख लिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिटिल अंडमान है। ये सबसे नीचे का हिस्सा क्या है? अंडमान के सबसे नीचे का हिस्सा लिटिल अंडमान है और निकोबार के समूह का सबसे ऊपरी हिस्सा कार निकोबार है। ठीक है, और इन्हीं के बीच से 10 डिग्री गुजरता है। कितने डिग्री गुजरता है? 10 डिग्री गुजरता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ से गुजरता है? तो याद रखेंगे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। क्या कहेंगे? लिटिल अंडमान प्लस कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल क्या होता है? गुजरता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि 6 डिग्री कहाँ से गुजरता है? 6 डिग्री तो ग्रेट निकोबार से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ग्रेट निकोबार से गुजरता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अच्छा जहाँ से 6 डिग्री चैनल गुजरता है उसे और भी किसी नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको याद हो ना, तो जो कह सकते हैं इंदिरा गांधी के नाम पे जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा है उसे नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, और 2004 में सुनामी आया था जिसकी वजह से ये मैक्सिमम पार्ट डूब चुका है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इसलिए याद करने वाली चीज़ है, रिपीट करके रखेंगे। और थोड़ा सा आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा गया है कि भारत की विविध भौतिक विशेषता में निम्नलिखित कारणों से भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखें ना तो भारत की अगर ओवरऑल हम भौगोलिक विशेषता देखें तो उस विशेषता में हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं।
क्या समझ में आती है कि यहाँ का जो पहाड़, जल और वन संपदा है, ये हमारे लिए संसाधन के प्रमुख स्रोत बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो पहाड़ से, वन से या जल से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार है। अगर हम उत्तर के मैदान को देखेंगे तो यहाँ पर मृदा पूरी तरीके से उपजाऊ है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से अन्न का क्या है, भंडार है। ठीक है, और जो प्रारंभिक सभ्यताएं थी हमारे यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता और बहुत सारी चीज़ें, वो हमारे उत्तर के जो क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम पठार में आएंगे तो यहाँ पर हमें खनिज का भंडार मिलेगा, और अगर हम तटीय क्षेत्र और द्वीप समूहों में जाते हैं तो हमें मछली पकड़ना या बंदरगाह की जो गतिविधियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो अगर हम एक पूरा ओवरव्यू इस पर लें तो कह सकते हैं विश्व में जितनी चीज़ें हमें अलग अलग देशों में अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती हैं, भारत में वो सभी चीज़ें हैं। ठीक है, पहाड़ भी है, वन भी है, समतल मैदान भी है, पठार भी है, तटीय क्षेत्र भी है और रेगिस्तान भी है। ठीक है, जो हमारे लिए एक तरीके से अगर हम देखें तो संसाधनों का विकास करती हैं। ठीक, समझ में आ गई सारी चीज़ें। तो ये आपका भौगोलिक परिचय ख़त्म हो चुका है। थोड़ी सी चीज़ें और जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखा गया है क्या, कि भारतीय भूभाग का पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच एक केंद्रीय स्थान है। जो भारतीय भूभाग है ना, जब आप इसे एशिया वाले क्षेत्र में देखोगे, ये एशिया है, तो एशिया में आप इसे देख लो, यहाँ पर ये स्थित है। ये जो आप स्लेटी कलर की चीज़ें देख रहे हैं, ये पूरा ओवरऑल क्या कहलाता है, एशिया कहलाता है। और मैंने जो ये सर्कल कर दिया है रेड पेन से, ये भारत है। ठीक है, तो भारत कहाँ स्थित है, पूर्व और पश्चिम एशिया के बीच में एक केंद्र है ये। ठीक है, भारतीय एशियाई महाद्वीप का दक्षिण की ओर विस्तार है। कहाँ पर ये स्थित है, एकदम दक्षिण में स्थित है। ट्रांस इंडियन महासागर मार्ग पश्चिम में यूरोप के देशों को और पूर्वी के देशों को जोड़ता है। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये सागर जो है हमें यूरोप के देशों से जोड़ता है। ठीक है, आप पढ़े होंगे कि जब पुर्तगाल भारत आए या यूरोपियन भारत आए तो कैसे कैसे भारत आए थे। ठीक है, उन चीज़ों को जब आप समझोगे तो आपको पता होगा कि बीच में ये जो सागर है, इनसे हम डायरेक्ट यूरोप के क्षेत्र में जा सकते हैं। हिंद महासागर पर किसी अन्य देश की इतनी लंबी तट रेखा नहीं है जितनी भारत की है। भारत की अगर हम देखें तो ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये हिंद महासागर है और हिंद महासागर में भारत की ही सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं, इसीलिए उसको हिंद महासागर नाम दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि भारत की ही सबसे ज़्यादा, भारत का ही तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा वहाँ पर विस्तृत है। और आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जिसके नाम पर किसी सागर का नाम पड़ा हो, सिर्फ भारत के ही नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ठीक है, भारत और दुनिया, दुनिया के साथ अगर हम भारत के संपर्क को देखें ना, तो मसाला हो गया, मलमल का कपड़ा हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से भारत दुनिया से जुड़ा रहा है बहुत प्राचीन समय से। और दूसरी ओर से अगर हम देखें तो ग्रीक मूर्तिकला का प्रभाव, पश्चिम एशिया में जो गुंबद बनते थे, मीनारे जो बनते थे, ये सभी स्थापत्य कला की जो चीज़ें हैं, इनको भारत ने अपने में ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो इस तरीके से विश्व से हमारे अच्छे अगर हम देखें तो रिलेशन भी है, और आज से नहीं, काफ़ी बहुत पहले समय से ये संबंध स्थापित है। ठीक है, तो ये सब नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, बन भी सकते हैं क्वेश्चन कि ग्रीक मूर्तिकला कहाँ का है, तो याद रखेंगे पश्चिम एशिया से भारत आया था। और ओवरऑल मैंने जितना पढ़ाया है 2-3 बार रिवीजन करिएगा, इसके बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चाहे कोई आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई आप सुपर टेट दे रहे हो। ठीक है, चलिए, तो अब अगली क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, भूगोल से संबंधित थी।